दोस्तों बोलिए जुबा केमिस्ट्री आज। लेकिन जुबा केमिस्ट्री में मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं मज़ा आ रहा है यार? इंडिया टेस्ट मैच हार गई यार इंग्लैंड से। बहुत बुरा लगा यार। ऐसा होना नहीं चाहिए था यार। अच्छा खासा जीता हुआ मैच हार गया यार। बहुत बुरा लगा, है ना। तो मन ही नहीं कर रहा था यार। हाईलाइट देखे एकदम ऐसा लगा जैसे एकदम दिल बाहर निकल आएगा। बेचारे ऐसे हार गए यार। बहुत बुरा लगा। तो जुबा केमिस्ट्री मज़ा नहीं आया। स्पिन को हम लोग अच्छा खेलते रहे बट स्पिन में ही मात खा गया यार। चलो कोई ना, अगला मैच जीतेंगे ना। चलिए ओके। तो फ्रेंड्स चलिए सर आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि अब हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली सर हम आपको बोर्ड एग्जाम के वीडियोस देंगे और कोशिश करें कि भाई 3 4 5 दिन के अंदर आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करा दें। शुरुआत हो रही है एल्केन लाइट से। पहला वीडियो आ चुका है, अब है दूसरा वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे सर? इस वीडियो में हम लोग की पढ़ाई होगी केमिकल रिएक्शंस ओवर एल्किल हैलाइड। ठीक है, चलिए सर बातचीत करते हैं केमिकल रिएक्शंस ओवर एल्किल हैलाइड के ऊपर। केमिकल रिएक्शंस ओवर एल्किल हैलाइड। केमिकल रिएक्शंस ओवर एल्किल हैलाइड। बच्चों देखिए, एल्किल हैलाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही उपयोगी फंक्शनल ग्रुप में से एक है। क्यों उपयोगी फंक्शनल ग्रुप है? क्योंकि एल्किल हैलाइड में हम जो हैलोजन है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है। उसको रिएक्शंस के द्वारा हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, जो चीज़ रिएक्टिव है उसी पे ही तो रिएक्शन कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ रिएक्टिव ही नहीं है तो सर उस पर रिएक्शन कैसे करेंगे? सीधी सी बात है ना। तो केमिकल रिएक्शन का सर फायदा क्या है कि उसमें रिएक्शंस बड़ी झमाझम होती है, तगड़ी होती है। और इन्हीं तगड़ी रिएक्शन के कारण हम उसको अलग अलग वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम एक सस्ती चीज़ को महंगी चीज़ में बच्चों कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स द आइडिया ऑफ रिएक्टिविटी इन एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये चीज़। अब एल्किल हैलाइड रिएक्टिव है बट क्या एरोमेटिक हैलाइड रिएक्टिव होते हैं? आंसर है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो पहला पॉइंट, एल्किल हैलाइड वर्सेस एरोमेटिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड वर्सेस एरोमेटिक हैलाइड, ये काफ़ी पूछते हैं। ठीक है, ये काफ़ी पूछता है कि कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ एल्किलाइड एंड एरोमेटिक हैलाइड। तो याद रखना, एल्किल हैलाइड आर क्वाइट रिएक्टिव भैया याद रखिए कि भाई एल्किल हाइड्स आर क्वाइट रिएक्टिव। एल्किल हैलाइड्स आर वेरी रिएक्टिव। क्यों रिएक्टिव होते हैं? दो कारणों से। बिकॉज ऑफ पोलर कार्बन हैलोजन बॉन्ड। बिकॉज ऑफ पोलर कार्बन हैलोजन बॉन्ड। जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है पोलर होता है, कार्बन पे हल्का सा प्लस, हैलोजन पे हल्का माइनस चार्ज होता है। और ये चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करने में हेल्प क्रिएट करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ पोलर कार्बन हैलोजन बॉन्ड एंड गुड लीविंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन लीविंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन एंड गुड लिविंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन। सर हैलोजन की गुड लिविंग एबिलिटी भी यहाँ पे सर हेल्प करती है हमको। तो इसी कारण से एल्किलाइड से हम अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बट ऑन दी अदर हैंड बट ऑन दी अदर हैंड एरोमेटिक हैलाइड आर लेस रिएक्टिव बट ऑन दी अदर हैंड सर एरोमेटिक हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव। क्यों लेस रिएक्टिव है? बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड इन कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल गेट्स रिपेल्ड आउट बाय एरोमेटिक एंड हैलोजन।
एंड हैलोजन ग्रुप। ठीक है, देखिए थ्योरी के हिसाब से अगर हम बातचीत करें सर, देखिए ये चीज़ें हैं। और जब भी आप अपना सेंटेंस लिखें तो बेटा याद रखिए कि आपको एग्जामिनर का समय बचाना है। आप एग्जामिनर का जितना समय बचाएंगे वो आपको दुआओं में उतने नंबर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर देखिए जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको सर देखिए आपने अंडरलाइन करना है। पोलर कार्बन हैलोजन बॉन्ड, इसको अंडरलाइन करेंगे। गुड लिविंग एबिलिटी, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमने मेंशन करनी है। दूसरी तरफ एरोमेटिक हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव। क्यों लेस रिएक्टिव है? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड है और रिपल्शन हो रहा है किसके द्वारा? एरोमेटिक रिंग एंड हैलोजन के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें हमने अंडरलाइन करनी है अपने सवाल में, जिससे कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम है, एग्जामिनर है, उसको अपनी चीज़ें तुरंत मिल जाए, उसको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। उसको आपके सेंटेंस में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ काम की चीज़ें देखना चाहता है। ठीक है, अब ये जो आपने शब्दों में चीज़ें बयां की हैं, इसको रिएक्शन में भी बताना देखिए बहुत आवश्यक है। देखिए अगर हम एल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो एल्किल हैलाइड में बहुत एक्सट्रीम रिएक्टिविटी होती है। एल्किल हैलाइड के ऊपर आप कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल ले आइए, टिपिकली हम लोग ये कहते हैं कोई सा भी नेगेटिव चार्ज आप ले आइए, वो नेगेटिव चार्ज चीज़ अटैक करती है और हैलोजन को हटा करके लग जाती है। ठीक है, ये चीज़। लेकिन अगर हम एरोमेटिक हैलाइड की बात करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती है। नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती है। होगी कब होगी? एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर प्रेशर पर ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। तो हैलोजन बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, आराम से निकल जाते हैं। अब हैलोजन अगर जा रहा है तो उसकी जगह पे कोई ऐसा ही बंदा आना चाहिए जो हैलोजन जैसा हो, मतलब नेगेटिवली चार्ज हो। नेगेटिवली चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल हो। तो एल्किल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ी तेज होती है। एल्किल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ी तेज होती है, लेकिन एरोमेटिक हैलाइड में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ही होती है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पहली चीज़ यहाँ पर रेजोनेंस है। देखिए रेजोनेंस जब भी आप बोल रहे हैं तो आपको उसको अपने आंसर में शो करना पड़ेगा। रेजोनेंस के कारण यहाँ पे कार्बन हैलोजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो आपको उसको सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके शो करना होगा, और फिर हाइब्रिड में उसका नेट कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ तभी एग्जामिनर आपकी बात को माने कि हाँ आप रेजोनेंस बोल रहे हैं तो आप उसको मीन कर रहे हैं, अदरवाइज सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, और इनका जो हाइब्रिड है वो ये है कि भाई कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, अब उसमें रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसको हमने हाईलाइट करना है। और दूसरी चीज़, हैलोजन का लोन पेयर और बेंजीन के पाई बॉन्ड ये न्यूक्लियोफाइल को रिपेल भी करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से रिपल्शन भी करता है ये पाई बॉन्ड और लोन पेयर के द्वारा, तो ये भी यहाँ पर पॉइंट होता है। तो इन सब कारणों से एरोमेटिक हैलाइड पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होती है और एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होती है, जिस कारण से हम उस पर बहुत सारी रिएक्शन कर सकते हैं। अब देखिए आपने एक लेस रिएक्टिव कंपाउंड लिया एल्केन, आपने एक लेस रिएक्टिव कंपाउंड लिया एल्केन, उस पर आपने एफआरएस रिएक्शन करी, उसमें आपने एफआरएस रिएक्शन की। हैलोजन कौन लोगे? क्लोरीन या ब्रोमीन लोगे आप? हैलोजन क्या लोगे? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन लोगे, और रिएक्शन के बाद आप ये बना दोगे। ठीक है, रिएक्शन के बाद सर आप ये बना देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इस रिएक्शन से फायदा क्या हुआ? आपने एक बहुत ही लेस रिएक्टिव चीज को मोर रिएक्टिव चीज में कन्वर्ट कर दिया है। आपने एक लेस रिएक्टिव स्पीशीज को मोर रिएक्टिव स्पीशीज में कन्वर्ट कर दिया है। आपने एक लेस रिएक्टिव स्पीशीज को मोर रिएक्टिव स्पीशीज में सर देखिए कन्वर्ट कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। और अब ये जो एल्किल हैलाइड है, आप इसके ऊपर कोई सा भी
एरा गैरा नत्थू लाल आप ले आइए, निगेटिवली चार्ज बंदा ले आइए, आराम से वो हैलोजन को हटा के लग जाएगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिवली अगर न्यूट्रल बंदा है, जैसे कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, तो बेटा उनमें याद रखना न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में तुमने क्या करना है, एच हटा करके जो हिस्सा होगा वो लगा दोगे। तो अगर हमारे पास पानी है तो पानी में से एच हटा के ओ एच बचेगा, वो लग जाएगा। एल्कोहल है, एच हटा करके ओ आर बचेगा, वो लग जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में मॉलिक्यूल में से एच हटा करके जो बचेगा उस चीज़ को आप लगा दोगे। तो इस तरह से आप अलग अलग कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हो। दैट द ब्यूटी ऑफ एल्केन हाइलाइड। आप इनसे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट आप बना सकते हो, और ये कन्वर्जन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने चीज़ बता दी बेटा, कन्वर्जन के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लेस रिएक्टिव चीज़ को मोर रिएक्टिव चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो। और हम तो बच्चों को ये याद करा देते हैं कि बेटा याद रखना, एल्केन में सिर्फ एफआरएस रिएक्शन ही होती है, एफआरएस के अलावा कोई और रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अब चलिए आते हैं सर अलग अलग केमिकल रिएक्शंस ओवर एल्केलाइड। एल्केलाइड के ऊपर क्या और क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं उस पर हम लोग आते हैं। तो देखिए एल्केलाइड के ऊपर मेजर होती है कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेजर रिएक्शन होती है, ठीक है सर। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, हेलोजन को हटा करके लग जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो एच हटा करके जो होगा लग जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके की होती है, SN1 वर्सेस SN2। SN1 वर्सेस SN2, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, एंड 1 and 2 स्टैंड फॉर क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। 1 and 2 स्टैंड क्या कर रहे हैं सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या है सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 1 and 2 क्या स्टैंड करें सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो होता क्या है कि अगर हमारे पास रिएक्शन में एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हैं, तो वो SN2 रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जहां पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड दोनों इन्वॉल्व है, तो वो SN2 रिएक्शन है। और ऐसी रिएक्शन जहां पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एल्किल हैलाइड इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में आ रहा है, तो वो हमारी SN1 रिएक्शन है। तो दे आर SN1 रिएक्शन, ठीक है। ये चीज ये हमारी क्या है सर, SN1 रिएक्शन है। देखिए SN1 और SN2 को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, समझाते हैं आपको। होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई छोटा एल्किल हैलाइड है, अगर हमारे पास कोई छोटा एल्किल हैलाइड है, उस पर जब हम न्यूक्लियोफाइल को डालते हैं तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है उस कार्बन पे जो हैलोजन से अटैच है, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा बैक साइड से अल्फा कार्बन पे अटैक करता है। बैक साइड किसकी बैक साइड, हैलोजन की अपोजिट साइड से अल्फा कार्बन पे अटैक करता है। ये बहुत अच्छी बात है सर, ये हैलोजन के बैक साइड से अल्फा कार्बन पे अटैक करता है, और एक ही झटके में अटैक करके, एक ही झटके में सर अटैक करके, ये एक ही झटके में सर ये अटैक करके प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेता है। एक ही झटके में अटैक करके सर प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेता है, और इस रिएक्शन में हैलोजन हमारा निकल जाता है। देखिए क्योंकि हैलोजन गुड लिविंग ग्रुप है तो वो निकल जाता है। देखिए न्यूक्लियोफाइल आता है, क्यों आता है, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है, ये डेल्टा प्लस चार्ज इसको अट्रैक्ट करता है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के प्लस चार्ज के इस करीब आता है, हैलोजन जो कि गुड लिविंग ग्रुप है, मॉलिक्यूल को कहता है भैया मैं जा रहा हूँ, तुम्हें इसके साथ बॉन्ड बनाना है, मैं कट ले रहा हूँ, ठीक है। तो हैलोजन निकल जाता है, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ गया। ये है हमारी क्या, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को आप ऐसे ही मेंशन करोगे, और SN2 रिएक्शन में ये हमारी जो रेट है हमारा, ये एल्किलाइड इनटू न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इस रिएक्शन के की फीचर समझ लीजिए, इस रिएक्शन के की फीचर्स को समझ लीजिए आप। SN2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ होती है सर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिवली चार्ज, ठीक है, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल के साथ होती है। देखिए हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे के वीडियोस देखेंगे तो उसमें देखिए हमने पूरी चीज़ों डिटेल में समझाया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में उतनी चीज़ों पे ध्यान देना है जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हैं, OH माइनस, NH2 माइनस, OR माइनस, ये सब SN2 कराते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ होती है नेगेटिवली चार्ज। छोटी एल्केलाइड जिनके ऊपर स्टेरिक हैंडनेस कम है, मतलब मिथाइल हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड, ठीक है, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड, तो ये छोटे एल्केलाइड के ऊपर होती है। ऐसे एल्केलाइड जिनमें स्टेरिक हैंडनेस कम है। अब इसमें याद रखना 3 डिग्री एल्केलाइड के ऊपर कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि बहुत स्लो रेट होता है। तो मेनली 1 डिग्री 2 डिग्री तक ही SN2 रिएक्शन फेवरेबल होती है, ठीक है। ये चीज़ अगली चीज़ पे हम लोग बातचीत करते हैं। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सिंगल स्टेप है बट इसका ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है, बहुत अच्छी बात है। अगली चीज़ की बात करते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कैरी आउट करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कैरी आउट करते हैं। इसको हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कैरी आउट करते हैं। सर एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिनमें हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अटैच नहीं है, ठीक है। ऐसे सॉल्वेंट जिनमें हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अटैच नहीं है, जैसे कि बेटा क्या, जैसे कि एसीटोन, जैसे कि एसीटोनाइट्राइल, ठीक है, जैसे कि DMSO, ठीक है, जैसे कि DMF, ये कुछ सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, DMSO, DMF, ये सब हमारे सॉल्वेंट होते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सब हमारे क्या है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। इनमें SN2 रिएक्शन होती है। और प्रोटिक सॉल्वेंट और अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो पानी, ठीक है, एल्कोहल, एस्टिक एसिड अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है तो वो भी प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये सब हमारे प्रोटिक सॉल्वेंट है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये चीज़ है। अगली चीज़ यहाँ पे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो RI, RBr, RCl, RF होता है। हैलोजन जितनी जल्दी निकलेगा रिएक्शन उतनी तेज होगी, हैलोजन जितनी जल्दी निकलेगा रिएक्शन उतनी तेज होगी, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पर एक आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट भी याद रखिए कि अगर अल्फा कार्बन कायरल है, इफ अल्फा कार्बन कायरल है तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल हैलोजन के अपोजिट साइड से आ रहा है, तो यहाँ पे इन्वर्जन होता है। इफ अल्फा कार्बन इज कायरल, अगर अल्फा कार्बन कायरल है तो यहाँ पे इन्वर्जन होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। मतलब जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, उलट जाती है। R आइसोमर S में कन्वर्ट हो जाता है, कायरलिटी रिवर्स हो जाती है। ये चीज़ आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये सब हमारी SN2 की फीचर्स हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ SN1 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या है, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन में क्या होता है। सर देखिए SN1 रिएक्शन तब होती है जब एल्किल लाइट बहुत ही बल्की होता है, ठीक है, एल्किल लाइट बहुत बल्की होता है। सो अगर हमारे पास एक बल्की एल्किल लाइट है, काफ़ी बड़ा एल्किल लाइट है, ठीक है, बल्कि एल्केलाइड है, उसके ऊपर हम एक वीक न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हैं, मतलब ऐसा न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हैं जो न्यूट्रल है, वीक न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हैं, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो कि न्यूट्रल है, ठीक है, वीक एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हम डाल रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे बहुत क्राउडिंग है, आ ही नहीं सकता, दूसरा इसके अंदर ताकत नहीं क्योंकि नेगेटिवली चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन अलग तरीके से होती है। कैसे होती है, सबसे पहले एल्केलाइट खुद पूरी पूरी मेहनत करता है और वो कहता है कि भैया इस रिएक्शन को अगर कराना है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, हेलोजन निकल जाता है।
अब एक अच्छा खासा स्टेबल मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी है, वो अपना एक बॉन्ड तोड़ करके अपने आप को अनस्टेबल कर रहा है और एक हाईली रिएक्टिव चीज़ बना रहा है, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, मुश्किल वाली होती है। यही रिएक्शन का सब कुछ है, सबसे अहम पार्ट रिएक्शन का यही है। स्टोरी का मेन मुद्दा यही है कि रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन सकता है, और बनता है तो कितना बेहतरीन बनता है। जितना बेहतरीन कार्बोकेटाइन रिएक्शन उतनी अच्छे से जाती है, क्योंकि कार्बोकेटाइंस आर वेरी वेरी अनस्टेबल। तो उसमें जितने ज़्यादा स्टेबलाइजिंग फैक्टर लग रहे हैं, रेजोनेंस हो गया, प्लस आई हो गया, प्लस एम हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, वो SN1 के लिए फेवरेबल है। एक बार ये कार्बोकेटाइन बन जाए तो उसके बाद अब हमारा जो वीक न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा। और आपने क्या करना है, मैंने आपको जो बताया था, मॉलिक्यूल में से H हटा करके जो हिस्सा होगा वो लग जाएगा। मॉलिक्यूल में से जो H हटा करके जो हिस्सा होगा वो लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर होगा। अब ये जो रिएक्शन है इसे SN1 कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही बंदा इन्वॉल्व है, क्या? एल्केलाइड। यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही बंदा इन्वॉल्व है, क्या? एल्केलाइड। ये रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल तो बस लास्ट में आ रहा है, बस फोटो खिंचाने के लिए, क्लाइमेक्स में आ रहा है। जैसे कि मूवीज़ में पुलिस हमेशा चोरी होने के बाद आती है, क्लाइमेक्स पे आती है, उसी तरह से यहाँ पर भी है। हम लोगों ने एनिमल मूवी देखी थी, उसमें तो पुलिस आई नहीं थी कहीं पर। अनिल कपूर को मार देते, बट इसके बावजूद भी पुलिस नहीं आ पाती है, तो वहाँ पर तो एक अलग ही रोल था पुलिस का। तो उसका एक इमटेरियलिस्टिक रोल था उस मूवी में। लेकिन अलग अलग मूवीज़ होती, कुछ मूवीज़ में मेन रोल पुलिस का ही होता है। तो इस मूवी में न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल से कोई मैटर नहीं है। रेट सिर्फ एल्केलाइड पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए सर, SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन के की फीचर समझते हैं, ठीक है। SN1 रिएक्शन रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस पे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपने कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल बनाया है। कार्बोकेटाइन कैटाइन से इंग्लिश का तीसरा अल्फाबेट, स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 to 1 होता है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री एल्केलाइड में तेज होती है, 2 डिग्री में कम होती है, और 1 डिग्री में बहुत ही कम रेट से होती है। मिथाइलाइड में कभी नहीं करते, इनफैक्ट हम 1 डिग्री में भी कभी भी SN1 नहीं करते हैं, ठीक है। 1 डिग्री एल्केलाइड में हम कभी भी SN1 नहीं करने के फेवर में होते हैं, ठीक है। ये चीज़ अच्छी बात है। वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ होता है ये रिएक्शन। इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर उसके बाद अगर न्यूट्रल है तो H+ निकलेगा न्यूक्लियोफाइल में से। मल्टी स्टेप होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है, उसी के ऊपर रेट डिपेंड करता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लोएस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे डिपेंड करता है, जो सिर्फ एल्केलाइड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज़। अगली चीज़, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। SN1 रिएक्शन फेवरेबल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, फेवरेबल इन प्रोटिक सॉल्वेंट, फेवरेबल इन प्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 रिएक्शन प्रोटिक सॉल्वेंट में फेवरेबल है, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो हैलोजन को खींचने में हेल्प करता है, हैलोजन को निकालने में हेल्प करता है, और कार्बोकेटाइन को भी स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है सर? इट हेल्प्स in stabilizing carbocation. It helps in stabilizing carbocation. It helps in stabilizing carbocation. एक चीज समझिए, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो आप उसको अपना कंधा देते हैं, उसके दुख में आप साथी बनते हैं, सहभागी बनते हैं, उसको आप सांत्वना देते हैं। तो इसी तरह से इस कार्बोकेटाइन की हालत खराब हो गई, इसकी दुनिया उजड़ गई है कि हाय मेरा तो बॉन्ड टूट गया, मेरे 4 बॉन्ड नहीं रहे, मैं क्या करूं, मैं कैसे इस ज़िंदगी में जीऊँगा। तो हमारा जो प्रोटिक सॉल्वेंट है, पानी वगैरह जो होते हैं, अपने लोन पेयर, अपने इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। कहते हैं चिंता ना करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऑक्सीजन का लोन पेयर के साथ तुम बॉन्ड बना सकते हो, इस तरह से इसको सांत्वना देते हैं। ऊपर से ये जो हैलोजन है X- है, इसको निकाल करके भी ले जाते हैं। X- को प्रोटिक सॉल्वेंट का H थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देता है, जिससे वापस से इस पर अटैक नहीं कर पाता है। ऊपर से जो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, तो इन दोनों के बीच में फोर्सेस को भी कम करते हैं, जिससे दोनों वापस से रिकम्बाइन नहीं करते हैं। तो बेसिकली प्रोटिक सॉल्वेंट कार्बोकेटाइन को बनाने में हेल्प करता है। ये चीज़ ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, ठीक है। ये चीज़, अगर अल्फा कार्बन कायरल है, ठीक है,
SN1 रिएक्शन लीड्स टू रेसमाइजेशन, SN1 रिएक्शन लीड्स टू रेसमाइजेशन, SN1 में रेसमाइजेशन होता है। क्यों होता है? लेकिन ये सब तभी होगा व्हेन अल्फा कार्बन इज कायरल, व्हेन अल्फा कार्बन इज कायरल। देखिए SN1 रिएक्शन में अगर हम बातचीत करें तो चूंकि कार्बोकेटाइन है और कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ऊपर और नीचे दोनों से आ सकता है क्योंकि कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है। तो अगर अल्फा कार्बन यहाँ पे कायरल है, अगर अल्फा कार्बन कायरल है, यहाँ पर तो नहीं है, कायरल कार्बन में 4 अलग अलग ग्रुप होते हैं। अगर आपको खुदा ना खालसा कोई मॉलिक्यूल दिया जिसमें अल्फा कार्बन कायरल है तो आप वहाँ पर दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे, R और S दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब एक बार न्यूक्लियोफाइल हैलोजन की दिशा में आएगा और एक बार न्यूक्लियोफाइल हैलोजन के विपरीत दिशा से आएगा, ठीक है। लेकिन ये सारा रायता तभी फैलाओगे जब अल्फा कार्बन कायरल है, ठीक है। तो ये सब बच्चों देखिए हमारी यहाँ पर मेन बातें होती हैं, ठीक है। चलिए सर, अब हम लोग बातचीत करते हैं जरा रिएक्शन के बारे में कि कौन कौन सी रिएक्शन एल्केलाइड पे होती है। देखिए साहब, अगर हमारे पास एल्केलाइड है, कोशिश करिए कि प्राइमरी वाला हो। प्राइमरी वाले में SN2 रिएक्शन होती है, SN2 अच्छी रिएक्शन है। SN1 में कई कॉम्प्लिकेशन है, रीअरेंजमेंट वगैरह ये सब। तो अगर हमारे पास प्राइमरी एल्केलाइड है तो उसमें हम बढ़िया से SN2 रिएक्शन कर सकते हैं। आप कोई सा भी नेगेटिवली चार्ज बंदा लाइए और उसके साथ रिएक्शन कर दीजिए, रिएक्शन होगी, ठीक है, रिएक्शन होगी। कोई सा भी नेगेटिवली चार्ज बंदा लाइए, उसके साथ रिएक्शन करिए, रिएक्शन होगी। NaOH, NaSr, ठीक है, NaOR, कोई सा भी आप नेगेटिवली चार्ज बंदा लाइए वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ये नॉर्मल फंडा होता है चीज़ें, ठीक है, ये चीज़। ठीक है, तो कोई सा भी आप एरा गैरा नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट लाइए और वो हैलोजन को हटा करके जो नेगेटिव हिस्सा है वो मॉलिक्यूल से लग जाएगा। हैलोजन को हटा करके मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव हिस्सा है वो लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए हर बार हमारा हो रहा है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर बहुत ही कॉमन बात है, ठीक है, ये चीज़। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए कुछ जो अहम बातें हैं उनको हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहली चीज़, एक कंसेप्ट होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का, एक कंसेप्ट होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का। एक कंसेप्ट क्या होता है सर? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का। ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं सर जी? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं, इसको आपसे अगर 2 नंबर का आता है आप कैसे करेंगे? न्यूक्लियोफाइल इन विच more than one different electron rich centers are present. देखिए न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर न्यूक्लियोफाइल। उन पे नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, पाई बॉन्ड ये सब होता है। अब अगर मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स है, एक से ज़्यादा डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स है, तो वो हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। मतलब मॉलिक्यूल में एटम ए भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एटम बी भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये एक रेस चल रही है कि कौन देगा एक ही बंदा, बट एक से ज़्यादा बंदे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उन्हें कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। दे आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या एग्जांपल होते हैं, जैसे कि Cn माइनस
में कार्बन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, नाइट्रोजन भी है, ये हमारा एम्बिडेंट है। ठीक है, हमारा NO2 में ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है और नाइट्रोजन भी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों के पास लोन पेयर है, तो ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरीके से SCN सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर कार्यक्रम होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में हमको ये चीज़ याद रखनी होती है कि जब हम रिएक्शन को KCN के साथ कराते हैं तो साइनाइड बनता है, और जब रिएक्शन को AgCN के साथ कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। इसके पीछे का लॉजिक होता है कि जो AgCN होता है ये कोवलेंट होता है। AgCN क्या होता है? कोवलेंट होता है। तो यहाँ पर अटैक नाइट्रोजन के द्वारा होता है, क्योंकि सिल्वर और कार्बन का बॉन्ड टूटता नहीं है, सिल्वर कार्बन का बॉन्ड टूटता नहीं, वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अटैक करता है, और KCN में क्या होता है? बॉन्ड आयनिक होता है, बॉन्ड तुरंत टूट जाता है, और जब बॉन्ड टूट जाता है तो कार्बन पहले अटैक करता है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अटैक यहाँ पे कार्बन के थ्रू होता है। इसी तरह से KNO2 आयनिक है, तो ये भी ब्रेक हो जाता है, और जब ब्रेक हो जाता है तो अटैक ऑक्सीजन के थ्रू होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू अटैक होता है एंड वी गेट नाइट्राइट। और जब AgNO2 होता है तो ये कोवलेंट होता है, और कोवलेंट केस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में रेस लगती है, उस रेस में नाइट्रोजन जीतता है, क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये चीज़ें, तो ये जो 4 केसेस हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के, इनको आपने याद रखना होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो देखो क्या क्या मेजर रिएक्शंस हैं जो हमको अलग से याद रखनी है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। जो मेजर रिएक्शन जो हमको अलग से याद रखनी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़, अगर हमारे पास देखो भाई, सबसे पहली चीज़, अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्या मॉलिक्यूल है? 2-क्लोरोब्यूटेन। अगर हमारे पास 2-क्लोरोब्यूटेन है तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है उसको समझिए। देखिए, अगर मैं एल्केलाइड में क्या डालता हूँ सर? एक्वस KOH डालता हूँ, तो SN2 रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन के बाद हमको फाइनली एल्कोहल मिलता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एल्कोहल मिलता है। अगर मैं यहाँ पे अल्कोहलिक KOH डालता हूँ और एल्कोहलिक KOH डाल के हीट करता हूँ तो E2 रिएक्शन होती है, और E2 रिएक्शन में हमारा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के बाद एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्या है सर? सर ये एक E2 रिएक्शन है। E2 रिएक्शन मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एटम्स एलिमिनेट आउट होते हैं। कौन कौन से एटम एलिमिनेट आउट होते हैं? इट इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसे कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। रिएक्शन में हाइड्रोजन और हेलोजन निकलते हैं। कब होगा? अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करने पर। सर कौन सा हेलोजन कौन सा हाइड्रोजन? वो हेलोजन, एल्केलाइड में जो हेलोजन है वो, और दूसरा उसके पड़ोस वाले कार्बन का हाइड्रोजन, उसे कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, अब सर बीटा हाइड्रोजन ये भी है ये भी है, तो आपने वो हाइड्रोजन निकालना है जिसके निकलने के बाद बनने वाली एल्कीन स्टेबल है। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट हमारा ये एल्कीन होगी, क्योंकि ये एल्कीन मोर स्टेबल है अल्फा हाइड्रोजन के कारण। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। मुद्दे की बात, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन का बीटा हाइड्रोजन तुम निकालोगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन का बीटा हाइड्रोजन निकालोगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन का बीटा हाइड्रोजन निकालोगे आप। ठीक है, अल्कोहलिक KOH में ये होता है। अगर आप यहीं रिएक्शन में क्या लेते हो? आप टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन लेते हो, ये मॉलिक्यूल लेते हो, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ हीट करते हो, तो इस केस में भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। इस केस में भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, लेकिन अब की बार जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा उसमें वो वाला हेलोजन निकलेगा जो कि लेस, वो वाला हाइड्रोजन निकलेगा जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से अटैच वाला हाइड्रोजन निकलता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लेस स्टेबल है, तो ये कहते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। इसे हॉफमैन एलिमिनेशन कहते हैं, जिसमें लेस स्टेबल एल्कीन मेजर होता है। मेजर प्रोडक्ट क्या है? लेस स्टेबल एल्कीन।
और अल्कोहलिक KOH से क्या होता है सर? मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट। ये साइड्स ऑफ एलिमिनेशन है, मोर स्टेबल मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो एक्वस KOH, अल्कोहलिक KOH एंड पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये तीनों का केसेस आपने सर याद रखना है। एक्वस KOH में सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन होगा, अल्कोहलिक KOH में डीहाइड्रो हैलोजनेशन होगा, वो हाइड्रोजन निकलेगा, वो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जो मोर सब्स्टिट्यूट कार्बन से अटैच है। और पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से वो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से अटैच है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। ठीक है, ये चीज़ क्या बात है। ठीक है, ये चीज़ें, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब हमारे पास सारे की सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए सर, अब बारी आती है सर SNAR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक हैलाइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक हैलाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक हैलाइड। अब बात करते हैं सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक हैलाइड। एरोमेटिक हैलाइड पे होने वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बातचीत करते हैं। क्या बात है, देखिए सर क्या होता है। पहली चीज़ तो एरोमेटिक हैलाइड पे सब्स्टिट्यूशन होता नहीं है। पहली चीज़ तो सर एरोमेटिक हैलाइड पे सब्स्टिट्यूशन होता नहीं है। अगर कभी भी हम एरोमेटिक हैलाइड पे सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी भाई? बेंजीनिंग पे जो फेवरेबल रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीनिंग पे जो फेवरेबल रिएक्शन होती है वो क्या होती है? वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमको लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है। तो पहली बात भैया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक हैलाइड पे होती नहीं है। होती नहीं है सर, होती नहीं मतलब कभी नहीं होती है या नॉर्मली नहीं होती है? सर यहाँ पर जो एरोमेटिक कंपाउंड में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एक्सट्रीम कंडीशन में होती है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती है। वो हमेशा एक्सट्रीम कंडीशन में होती है, वो हमेशा एक्सट्रीम कंडीशन पे होती है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती है। ठीक है, तो एरोमेटिक हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सट्रीम कंडीशन में होती है। कैसे? अगर हमने एरोमेटिक हैलाइड लिया है और उस पर हम एक्वस NaOH डाल दें, सोचिए रिएक्शन होगी, हैलोजन हट के OH आ जाएगा। आंसर है नो, नेवर, नॉट, नहीं होगी रिएक्शन। क्यों? रेजोनेंस के कारण कार्बन हैलोजन बॉन्ड मजबूत है, OH निकलेगा नहीं। इसको कराने के लिए आपको 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के रिएक्शन होती है, तब जाकर के रिएक्शन होती है। आप चाहते हो ये रिएक्शन थोड़ी सी फेवरेबल हो जाए तो इसके लिए आपने न्यूक्लियोफाइल को बुलाना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल कब आएगा? जब उसे प्लस चार्ज दिखेगा। और प्लस चार्ज जनरेट करने के लिए आपने क्या करना पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2, CN, CO, ये सब ग्रुप अगर ऑर्थो पैरा पे होते हैं तो SNAR रिएक्शन फेवरेबल हो जाती है, तो रिएक्शन आसानी से होती है। तो यहाँ पर NaOH के साथ 363 केल्विन पर भी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, यहाँ 623 था, यहाँ पे 363 केल्विन पर भी रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट होती है यहाँ पर, थोड़ी क्या, काफ़ी फास्ट है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे ऑर्थो पैरा पे, रिएक्शन उतनी तेज होती है। तो पहला कंसेप्ट आप ये याद रखिए, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजिशन फेवर SNAR रिएक्शन, फेवर SNAR रिएक्शन। तो ये रिएक्शन पहली बात तो फेवरेबल नहीं है, होती है तो तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है। ठीक है, और इस रिएक्शन में जो ऑर्डर है वो फ्लोरीन के साथ तेज होती है रिएक्शन, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ स्लो होती है। क्यों? रीज़न वही है, फ्लोरीन में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल को तो यहाँ बुलाना है, जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल जल्दी आएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल शर्मा रहा है, वो बेंजीन रिंग से और हैलोजन से रिपेल खा रहा है, तो इसीलिए उसको बुलाना इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये चीज़ है। तो SNAR रिएक्शन का तो खेल ये है, ठीक है सर। SNAR रिएक्शन मुश्किल से होती है, तो आसानी से कौन सी रिएक्शन होती है भाई? हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड में आसानी से कौन सी रिएक्शन होगी? ऐसी रिएक्शन। बेंजीन रिंग किसके लिए बना हुआ है सर? ऐसी रिएक्शन के लिए बना हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बना हुआ है। बहुत अच्छी बात है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है समझिए। तो पहली चीज समझिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल आता है और वहां पे अटैक करता है जहां पे हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वहां पे अटैक करके हाइड्रोजन को हटा के लग जाता है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल में पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इस ग्रुप के आधार पे आता है। जैसे कि जो हैलोजन होता है उसका प्लस एम इफेक्ट है, हैलोजन हैज प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम इफेक्ट के कारण ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस आर इलेक्ट्रॉन रिच, ऑर्थो पैरा पोजिशन इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इसीलिए हैलोजन के केस में जब भी इलेक्ट्रोफाइल आता है हमेशा हैलोजन के ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर ही रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजिशन पे हैलोजन के प्लस एम इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो हैलोजन्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, हैलोजन्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, मतलब क्या है? बेंजीन रिंग पे हैलोजन के लगने से ऐसी रिएक्शन स्लो होती है, बेंजीन रिंग पे हैलोजन के लगने से ऐसी रिएक्शन स्लो होती है। क्यों? क्योंकि हैलोजन का नेट इफेक्ट जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट होता है, उसमें माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, प्लस एम लेस डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। तो हैलोजन में माइनस आई के कारण रिएक्शन स्लो होती है, ऐसी रिएक्शन स्लो होती है बेंजीन की तुलना में। लेकिन अगर रिएक्शन होगी वेन एवर इलेक्ट्रोफाइल अटैक, जब भी रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अटैक एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, ऑलवेज अटैक एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, एंड मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? पैरा। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा सर? पैरा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? पैरा प्रोडक्ट होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपने रेजोनेंस इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रोफाइल जब ऑर्थो पैरा पोजिशन पर अटैक करते हैं तो बनने वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अपने रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबल कर देते हैं जब रिएक्शन ऑर्थो पैरा पे होती है। और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पे हाई है क्योंकि माइनस आई और प्लस एम का कंबाइन इफेक्ट वहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है। तो आप नाइट्रेशन कर रहे हैं कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4 डाल के तो भी यही होगा, पैरा वाला मेजर होगा, ठीक है। नाइट्रेशन करने के लिए ये करोगे आप, हैलोजन लगाना है FeX3 प्लस हैलोजन डाल दो, ठीक है। एल्किल हैलाइड एल्काइल ग्रुप लगाना है तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दीजिए, और एसाइल ग्रुप लगाना है एरोमेटिक कीटोन बनाना है तो एसाइल हैलाइड और AlX3 डाल दीजिए। ये चीज़ हर बार मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला ही होगा, पैरा वाला मेजर होगा और ऑर्थो वाला माइनर होगा। तो आप ये सारी रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सब में क्या होगा? पैरा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला माइनर होगा, ठीक है सर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये चीज़ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एल्किल हैलाइड मेटल के साथ रिएक्ट करके अलग अलग रिएक्शन देते हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन, ठीक है। हमारा एरोमेटिक हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसे फिटिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और दो एरोमेटिक हैलाइड के मॉलिक्यूल आपस में उलमैन रिएक्शन के द्वारा भी कंबाइन कर सकते हैं, दोनों बेंजीन रिंग आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। तो ये सब हमारी रिएक्शंस होती हैं। दिस इज उलमैन रिएक्शन, ये हमारी वुड्स रिएक्शन है, और ये हमारी वुड्स फिटिक रिएक्शन है, वुड्स फिटिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, और इनको आप मेजर सारी रिएक्शन देखिए हमने आपको रटाई दी, ठीक है। तो ये सारा का सारा देखिए खेला यहाँ पर होता है। इसके अलावा डीडीटी का प्रिपरेशन याद रखिए। डीडीटी क्या होता है सर? डीडीटी हमारा मलेरिया के मच्छरों को मारने वाली एक दवाई है, ठीक है, जो कि क्लोरल
और क्लोरोबेंजीन के द्वारा बनती है, जो कि क्लोरल और क्लोरोबेंजीन के द्वारा बनती है। ठीक है, ये चीज। डीडीटी का आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम लोग अपनी इस थ्योरी वाले पोर्शन को करते हैं कंप्लीट। और अब हम लोग कहाँ पे आएंगे, एल्केलाइड के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। देयर इज वन मोर कंसेप्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखिए, क्लोरोफॉर्म हमारा एक एनेस्थीसिया के तौर पे यूज होता है, प्लस एक सॉल्वेंट है। ठीक है, ये एनेस्थीसिया के काम में आता है, मतलब ऑपरेशन से पहले लोगों को बिहेव करने के काम में आता है। और ये हमारा एक सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, ये चीज़। क्लोरोफॉर्म में दो रिएक्शन याद रखिए कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें, पॉइजनस कंपाउंड, क्या, क्लोरल में, फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि टॉक्सिक होता है। और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम किसी बंदे को जब बेहोश करें तो उसे मारेंगे क्यों, मर जाएगा तो फिर हमारे काम नहीं आएगा। ठीक है, तो हम किसी बंदे को जब बेहोश करें तो हम उसे मारना नहीं चाहते हैं। भाई इलाज कर रहे हैं ना, इलाज करके पैसे कमाएंगे, तो हम उसको मार के थोड़ी ना पैसे कमाएंगे ना, ये चीज़ है। तो जिस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म को, वही काम हो, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, उसमें फॉस्जीन की मिलावट नहीं होनी, क्योंकि फॉस्जीन टॉक्सिक है। तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म को जब भी हम प्रिपेयर करते हैं या फिर बॉटल वगैरह करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म की बॉटल में हमेशा एथेनॉल डाल देते हैं, क्योंकि एथेनॉल जो होता है वो फॉस्जीन के साथ रिएक्ट करके एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बना लेता है, जिसे कहते हैं क्या, डाईइथाइल कार्बोनेट, जिसे कहते हैं डाईइथाइल कार्बोनेट। और ये नॉन टॉक्सिक होता है। तो खुदा ना खालसा कभी अगर मान लीजिए क्लोरोफॉर्म की बॉटल में फॉस्जीन बन ही गया हवा और लाइट की प्रेजेंस में, तो एथेनॉल उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में, डाईइथाइल कार्बोनेट पे। ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी के कंसेप्ट से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो इतनी हमारी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। आपको इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना है सर? आपको इसके अलावा लूकस रिएजेंट टेस्ट को पढ़ लीजिए। ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट को पढ़ लीजिए। और एक बार अपनी नज़र में, अपनी रीडिंग के थ्रू आप इस एनसीईआरटी से इस चैप्टर को एक बार रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, रीड आउट करेंगे, आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। और फिर हमारे साथ अब इसकी प्रैक्टिस सेशन को करिए, जिसमें कि हम आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस में क्या करना है सर? रिएक्शन सीक्वेंस प्रोडक्ट वगैरह सवाल आते हैं, रिएक्शन सीक्वेंस क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि एक रिएक्शन में, एक रिएजेंट में ये डाला तो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं और हमको कन्वर्जन के सवाल, इनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए उनकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारी ये पूरी जो सीरीज़ है, बोर्ड एग्जाम सीरीज़ है, दैट इज़ बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय आवर एसचांद ग्रुप, जिन्होंने हमको ये बुक्स भेजी हैं और बताया कि भाई सर हमने बड़ी अच्छी मेहनत से किताबें बनाई हैं, तो आप अपने बच्चों को रिकमेंड करिए। हमने कहा भाई अच्छी किताब होगी तो 100% रिकमेंड करेंगे, क्योंकि बच्चों को भी अच्छी किताब की ज़रूरत पड़ती है। तो आई फाउंड दिस बुक क्वाइट गुड। सारे चैप्टर्स के अच्छे PYQs है, और मैं हमेशा से PYQs को रिकमेंड करता रहा हूँ कि भाई लास्ट मिनट पे रिकमेंडेशन आपको प्रैक्टिस के लिए PYQ करने चाहिए। तो आफ्टर दिस जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड योर बोर्ड एग्जाम, अगर आप अपने जेईई मेन के लेवल को अगर आप एनहांस करना चाहते हैं, स्कोर को एनहांस करना चाहते हैं, तो आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। दीज बुक्स आर ट्रूली रिकमेंडेड बाय मी, और ये हमारे इन वीडियोस के स्पॉन्सर भी हैं। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज़ के अगले पार्ट पे आते हैं, जिसमें कि हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे एल्केलाइड के सवालों का बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट और बोर्ड एग्जाम के बाद हमारा अगला टारगेट है जेईई मेन के सेकेंड अटेम्प्ट में अपने प्रीवियस जेईई मेन स्कोर को बेटा इनहांस करना। अब यहाँ पे सवाल आता है बच्चों का, जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि कैसे कम समय में सर हम इफेक्टिव रिवीजन को अंजाम दें। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि भाई देखो, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन से अच्छा जेईई मेन का रिवीजन का कोई और तरीका नहीं हो सकता है।
अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर किस तरीके से हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को छाटें, इतने सारे पेपर हो चुके, कौन कौन से सवालों को लगाएं, कौन कौन सवालों को ना लगाएं। तो आपकी इस मुसीबत को हल करने के लिए मुझे बहुत ही रिसेंटली एस चांद पब्लिकेशन की तरफ से बच्चों कुछ बुक्स ऑफर की गई थी। उन्होंने कहा सर प्लीज़ आप इन बुक्स को रिव्यू करिए और देखिए कि क्या ये बुक्स बच्चों के लिए इफेक्टिव हैं या नहीं है। दोस्तों इन बुक्स को रिव्यू करने के बाद मैंने जो कुछ चीज़ें देखी कि भाई देखिए इनमें ऑलमोस्ट अराउंड 100 से अधिक एनटीए के लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सवालों को सेलेक्ट किया गया है। हर सवालों की जो आंसर की है एनटीए अप्रूव्ड आंसर की है, तो वहाँ पर कोई भी बच्चों एरर मौजूद नहीं है। और साथ साथ हर एक क्वेश्चन का रिटन एज वेल एज वीडियो सोल्यूशन भी मौजूद है। और जो सवाल यहाँ पर छाटे गए हैं वो एकदम बहुत ही अप्रोप्रिएट चैप्टर के रिवीजन के हिसाब से टॉपिक वाइज बच्चों सेलेक्ट करके काफ़ी अच्छी तरीके से दिए गए हैं। तो मेरे को बच्चों ये 100% मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं और आप लास्ट मिनट पे रिवीजन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना रहे, आप खुद से बच्चों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, तो मुझे लगता है सर ये बुक आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की ही बच्चों ये बुक्स लॉन्च की गई हैं। मैंने केमिस्ट्री की बुक्स को रिव्यू किया, 100% मैं ये कह सकता हूँ कि ये बुक आपकी बच्चों प्रिपरेशन में 100% बच्चों मदद करेगी और रिवीजन में इन सवालों को आपको लगाना ही बच्चों चाहिए। तो अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहें, डेफिनेटली आपको मेरी तरफ से एकदम ग्रीन सिग्नल है, आप इन बुक्स को ले सकते हैं। ऊपर से एस चांद की बुक्स हम सीबीएसई वाले बच्चों ने बचपन में लखमीर सिंह, मंजीत कौर की बुक्स पढ़ी होती है, हम सब जानते हैं, पुराना पब्लिकेशन ग्रुप है, तो इनकी जो भी कंटेंट, जो भी क्वालिटी है, मतलब प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और मैं अपनी तरफ से इस बुक को 100% 100 आउट ऑफ 100 देता हूँ, क्योंकि ये बुक 100% आपके रिवीजन के लिए मददगार बच्चों साबित होने वाली है। अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे दिया है, या फिर आप कहीं से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको इन बुक्स को 100% लगाना ही चाहिए।